अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहा जाता है और मैंने यहाँ पे काफ़ी टाइम गुजारा है और मैं काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ। तो मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया है, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वाकई में अमेरिका है। यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं, ख़ासकर जो हमारे देसी फैमिलीज़ हैं उनके हवाले से क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, या जब कोई नया इमिग्रेंट यहाँ आता है तो उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या उसके जहन में क्या चीज़ें होनी चाहिए। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ओवरऑल कल्चरल वैल्यूज़ के हवाले से बात करें, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से कुछ चंद एक चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर किसी के जहन में कोई सवाल है या किसी को इस हवाले से जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो उसको इस चीज़ के हवाले से एक ओवरऑल आइडिया हो जाए। और जो नए आने वाले इमिग्रेंट्स हैं, अगर उनके जहन में ये सवाल हैं या यहाँ पे कोई आने वाला है, विजिट करने के लिए आने वाला है या यहाँ आने का सोच रहा है यूएसए के अंदर, अगर उसके जहन में ये चीज़ें हैं तो उनको एक ओवरऑल आइडिया हो जाए और इन चीज़ों के हवाले से उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन साथ साथ मैं ये भी चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो भी चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा वो मेरे अपने ओवरऑल एक्सपीरियंसेस हों, मेरी अपनी एक परसेप्शन, एक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन हो सकती है। तो अगर आपने फर्दर किसी चीज़ के हवाले से जानना है तो आप अपने तौर पर भी और रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपके अपने कोई दोस्त अहबाब यहाँ रहते हैं तो उनसे भी आप इस हवाले से मालूमात ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अमेरिका के अंदर अगर मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो मैं तकरीबन 7 साल से ज़्यादा का अरसा यहाँ पे रह चुका हूँ और पिछले 7 सालों के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की अवेलेबिलिटी यहाँ पे देखी है। खासकर कोविड के बाद से बहुत ज़्यादा ओपनिंग हर तरफ नज़र आ रही होती थी और अभी भी ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। और बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारी तरीक़ों से हायरिंग हो रही होती है। यहाँ पर अगर हम फैक्ट्रीज़ के हवाले से बात करें, जो हमारे देसी कम्यूनिटी के लोग हैं, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो इनको ईज़िली किसी न किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी न किसी शिफ्ट के अंदर जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत अरसे तक अनएम्प्लॉयड रहे अगर वो प्रॉपरली जॉब सर्च कर रहा है या जॉब की तलाश में है और उसने जॉब करनी है। जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं तो यहाँ पे हर लेवल के हिसाब से मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के लिए उनके टाइप की जॉब्स की अवेलेबिलिटी है। तो यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स के लिए भी जॉब की अवेलेबिलिटी है और जो सेमी स्किल्ड आप कह सकते हैं, जो मिड टीयर है, उसके लिए भी जॉब्स की अवेलेबिलिटी नज़र आती है। और इसी तरह से जो अनस्किल्ड है, जो लेबर फोर्स है, उसके लिए भी फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारी जॉब्स की अवेलेबिलिटी नज़र आती है। और ऐसा नज़र नहीं आता कि कोई बहुत अरसे तक अनएम्प्लॉयड रहे। अगर वो जॉब करना चाहता है तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी स्टोर के अंदर, किसी और जगह के ऊपर, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जॉब ओपनिंग्स होती हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। वॉलमार्ट के अंदर बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं। इसी तरह से जो और बाकी स्टोर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपनिंग नज़र आती हैं। तो जॉब किसी ना किसी तरीके की जॉब, किसी ना किसी लेवल की जॉब मिल ही जाती है। ये पॉसिबल है कि अगर कोई स्किल्ड वर्कर है, कोई प्रोफेशनल है, वो अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड की जॉब तलाश कर रहा है तो पॉसिबल है उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाए। हो सकता है कि उसके पास वो रेलेवेंट यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें वो थोड़ा सा स्ट्रगल करे, उसको थोड़ी बहुत यहाँ पे आके यहाँ के हिसाब से क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लेना पड़े, यहाँ के हिसाब से स्टडी करनी पड़े, कोई एग्जाम देना पड़े। तो ये पॉसिबल है और उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है कि अगर आप एक मखसूस फील्ड की, एक प्रॉपर स्किल्ड लेबर की जॉब ढूंढ रहे हो, एक प्रोफेशनल की जॉब ढूंढ रहे हो और आपका एक प्रोफेशन है, आप एक प्रोफेशन से वाबस्ता हो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर मैं अपनी मिसाल दूं, जैसे मैं 2017 के अंदर यहाँ पे परमानेंटली मूव होने का मैंने डिसाइड किया था और हम लोग यहाँ पे 2017 के अंदर मूव हो गए थे, तो मुझे तकरीबन 3 महीने का टाइम लगा, जिसके बाद जाके मुझे अपनी पर्टिकुलर फील्ड की जॉब मिली। और उसके बाद से लेके अब तक मेरी जॉब का सिलसिला कंटिन्यू है और कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया। और ऐसा ही नज़र आता है कि मेरी अपनी फील्ड से वाबस्ता बहुत सारा जॉब्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर मैं कहीं पे जॉब स्विच करना चाहता हूं तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। तो एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, खासकर बड़े शहरों के अंदर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसी तरह से इवन छोटे शहरों के अंदर भी बात करें तो जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, जो सेमी स्किल्ड हैं, जो अनस्किल्ड लेबर फोर्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जॉब्स की अवेलेबिलिटी और ओपनिंग्स नज़र आती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो किसी देसी फैमिली के, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर वो यूएसए आना चाहते हैं या
यूएसए आने के बारे में सोच रहे हैं या वो आने वाले हैं नियर फ्यूचर के अंदर, और अगर उनके जहन में ये सवाल है कि यहाँ पे रिलीजन के हवाले से क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या क्या माहौल होता है, ओवरऑल कल्चरल वैल्यूज़ के हवाले से अगर उनको कंसर्न है कि यहाँ पे किस तरह का माहौल देखने को मिलता है, तो आई वुड से कि रिलीजियस वैल्यूज़ के हवाले से या रिलीजन के हवाले से ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मुसलमान हैं, अगर वो किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है ऑलरेडी, वहाँ पे मसाजिद आपको मिल जाएंगी, आप जाके मस्जिद के अंदर नमाजें पढ़ सकते हो, अपनी इबादत कर सकते हो। रमज़ान के अंदर आप जाके जो भी आपने इबादत करनी है, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। खासकर अगर मैं यहाँ की बात करूँ हाई पॉइंट के अंदर नॉर्थ कैरोलिना में, तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी मौजूद है और रमज़ान के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि खासकर यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी इस शहर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त किस्म का माहौल देखने को मिलता है। प्लस मैं साथ साथ ये भी क्लियर कर दूं कि ये डिपेंड करता है, ये वेरी कर सकता है कि आप किस शहर के अंदर, किस सिटी के अंदर जा रहे हो। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल यूएसए के हवाले से बात करता हूँ तो यूएसए के अंदर बहुत सारे ऐसे शहर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुसलमान कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो वहाँ पे अगर ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आसपास मुसलमान कम्युनिटी मौजूद है, तो आई डोंट थिंक सो कि ओवरऑल कोई इश्यू होने वाला है और उसमें कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। बाकी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि वो अपने आप को किस तरीके से चीज़ों के हिसाब से एडजस्ट करता है, लेके चलता है, अपने रिलीजन को साथ लेके चलता है, उन चीज़ों के हवाले से वो अपने डिसीजन मेकिंग करता है, जो आसपास हलाल हराम कंसीडरेशंस हैं उनका ख्याल रखता है। तो इन सारी चीज़ों के हवाले से हर बंदे को अपने हिसाब से सोचना चाहिए, अपने हिसाब से चीज़ों को देखना चाहिए और चीज़ों के हवाले से केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, अगर इसके अलावा किसी के जहन में कोई सवाल आता है रेसिज्म के हवाले से कि यहाँ पे कोई रेसिज्म तो नहीं है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई रेसिस्ट तरह का कोई बिहेवियर देखने को या सहने को तो नहीं मिलता, तो आई वुड से जहाँ तक मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन रही है, मुझे इस तरह का कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस नहीं हुआ या मेरी नज़र से कोई ऐसी चीज़ नहीं गुजरी। अगर मैं कहीं यहाँ पे भी आसपास कोई मेरी डीलिंग्स होती हैं, कोई मामलात होते हैं, कोई ख़रीदारी करनी होती, किसी जगह जाऊँ, छोटे मोटे स्टोर्स में जाऊँ, किसी बड़ी जगह पे जाऊँ, किसी एयरपोर्ट के ऊपर, तो मुझे कभी भी कोई रेसिज्म का सामना करना नहीं पड़ा, कोई डिस्क्रिमिनेशन की वाइब्स नहीं मिली। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, कुछ लोग रूड्स होते हैं, कुछ लोग हार्श हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल बात करूँ तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आई हैं ज़्यादातर। कुछ जगहों पे नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मैंने कहा अच्छे बुरे लोग हर जगह हो सकते हैं, तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ जा रहे हो, किस जगह के ऊपर हो। और कुछ जगहों पर, कुछ स्टेट्स पे उनके जो मूड्स होते हैं, उनके जो बिहेवियर्स होते हैं या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो एक मखसूस अंदाज की हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूँ रेसिज्म के हवाले से या डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से, तो पर्सनली मुझे कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं हुआ पिछले 7 सालों के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज़ है। आगे भी अल्लाह ताला इन सारी चीज़ों से बचाए। तो ओवरऑल मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी हर जगह हो सकती है। यहाँ पे कुछ इस तरह के लोग होते हैं जिनको लोग रेड नेक बोलते हैं, यानी वो थोड़े से रूड होते हैं, हार्श होते हैं, या वो इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, या वो रेसिस्ट होते हैं। इवन ब्लैक कम्युनिटी के साथ भी रेसिज्म हो सकता है और यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि ब्लैक कम्युनिटी रेसिज्म का शिकार है और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है क्योंकि वो माइनॉरिटी के अंदर है। तो अगर आप न्यूज़ देखते हैं या किसी ने पिछले 1-2 सालों के अंदर न्यूज़ देखी हैं, तो आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे इस तरह के इवेंट ब्लैक कम्युनिटी के साथ होते रहे हैं और हो जाते हैं। तो अगर ओवरऑल रेसिज्म की बात करूँ तो रेसिज्म हो सकता है, लेकिन पर्सनली मैं अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ या किसी भी इस तरह की चीज़ को अभी तक मैंने फेस नहीं किया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये ओवरऑल पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा यहाँ पे जो चैलेंजेस हो सकते हैं, वो चैलेंजेस उसमें इस तरह के हो सकते हैं कि आपको हलाल हराम कंसीडरेशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ सकता है। खासकर अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। अगर मैं अपने शहर की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस तरह के मसाइल नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तानी स्टोर्स हैं जहाँ पे हमें हलाल मीट ईजीली मिल जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें और हो सकती हैं हलाल हराम कंसीडरेशन के हवाले से कि आप जो भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, जो भी चीज़ बाय कर रहे हो वॉलमार्ट से, किसी और स्टोर से, तो आपको केयरफुल होना पड़ता है। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको चेक करने पड़ते हैं, देखना पड़ता है, मेक श्योर करना पड़ता है कि उसमें कोई भी इस तरह का इंग्रेडिएंट ना हो जिसके अंदर कोई हराम की पॉसिबिलिटी है या हराम एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है या इस तरह का कोई मसला हो सकता है। इस चीज़ के हवाले से केयरफुल होना पड़ता है और एक प्रॉपर केयर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और इस चीज़ के हवाले से मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना के शेयर कर चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो चैनल के ऊपर जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे
ओवरऑल जो एजुकेशन का सिस्टम है, जो बच्चों की तालीम है, उसका क्या मयार है, उसके हवाले से क्या सहूलतें, क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। तो उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल यहाँ पे तालीम का मयार बहुत अच्छा है। बच्चों के स्किल सेट के ऊपर काम करने की कोशिश की जाती है, उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। इवन पब्लिक स्कूल के अंदर अगर हम बात करें तो पब्लिक स्कूल्स के अंदर बच्चों की तालीम फ्री है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता। यहाँ पे बच्चों को पिकअप एंड ड्रॉप की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। बच्चों को स्कूल के अंदर अच्छी रिसोर्सेज मिलती हैं, उनकी सारी तालीम के हवाले से ख्याल रखा जाता है। और इस चीज़ के हवाले से मैं एक ओवरऑल वीडियो बना के शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी ने वो वीडियो देखनी है तो वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और पब्लिक स्कूल्स भी हैं यहाँ पे, प्राइवेट स्कूल्स भी हैं। प्राइवेट स्कूल्स अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलती, कोई एड नहीं मिलती, तो उनको अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पब्लिक स्कूल्स मौजूद हैं और पब्लिक स्कूल्स फैसिलिटी को अवेल किया जाता है यहाँ पे। और बहुत बड़ी तादाद में लोग पब्लिक स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं और वहाँ पे अच्छी तालीम वो लोग हासिल कर रहे हैं। ओवरऑल अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की बात करें तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो एक प्रिस्क्राइब्ड इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से नीचे आते हैं, जो पॉवर्टी इनकी गाइडलाइंस है, इनका एक क्राइटेरिया है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। उनको यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। जो सबसे बेहतरीन सर्विस है जो मुझे समझ में आती है वो यहाँ पे मेडिकेट की, यानी कि फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे मेडिकल या हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने खर्चे बेयर किए हैं, अगर आपके पास मेडिकेट नहीं है तो हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्योंकि आप एक तो इंश्योरेंस की कॉस्ट भी आप बेयर कर रहे होते और साथ ही साथ डॉक्टरों के और अस्पतालों के बिल भी आपको अगर भरने पड़े जितना इंश्योरेंस कवर नहीं करती, उसके साथ साथ तो फिर वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली और एक्सपेंसिव नज़र आता है। और समझ में आता है कि यहाँ पे जो हेल्थ केयर का सिस्टम है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं और जो गरीब तबका है उसका ख्याल रखा जाता है। जिनके पास अगर वसाइल नहीं हैं, जिनकी इनकम कम है, तो उनको सहूलतें दी जाती हैं। उसमें मेडिकेट की, जैसे मैंने कहा कि स्टेट की तरफ से मेडिकेट की सहूलत है, तो वो उस मेडिकेट को यूज़ करके अपना और अपने बच्चों का इलाज करवा सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की सहूलत है। इसके साथ साथ फूड स्टैम्प है, यहाँ पे फूड स्टैम्प का कार्ड है, तो जो गरीब तबका है उसको फूड स्टैम्प मिलती है और वो फूड स्टैम्प कार्ड को यूज़ करके अपने कोई भी फूड एक्सपेंसेस हैं, कोई भी चीज़ उसने ख़रीदनी है खाने पीने के हवाले से, तो वो चीज़ ख़रीद सकता है और अपने वो वाले खर्चे पूरे कर सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ अगर कोई अनएम्प्लॉयड है, किसी की जॉब चली जाती है, तो गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन मिलता है कि अगर कोई जॉब से अपनी महरूम हो गया है तो गवर्नमेंट की तरफ से या ओवरऑल बेनिफिट उसको मिल जाता है और उसको एक परसेंटेज अपनी सैलरी की मिलती रहती है एज अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस या अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पनसेशन। यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की इंश्योरेंस का सिस्टम है, मुख्तलिफ तरह की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, जिसमें ऑटो इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल इंश्योरेंस उन लोगों के लिए जिनके पास गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकेट का बेनिफिट नहीं है, अगर वो एक इनकम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरते, उनकी इनकम हाई है, तो फिर उनको इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी। और इंश्योरेंस यहाँ पे अच्छी खासी महंगी पड़ सकती है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह की इंश्योरेंस अवेलेबल है। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास कुछ सब्सिडीज वाले प्रोग्राम भी होते हैं, वो भी इनकम क्राइटेरिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और इसके साथ साथ हाउस होल्ड का साइज क्या है, फैमिली का साइज क्या है, कितने लोग हैं फैमिली में, इनकम कितनी है, इन सारी चीज़ों के ऊपर सब्सिडी डिपेंड करती है और उसकी बेसिस के ऊपर फिर इंश्योरेंस प्रीमियम डिटरमिन किया जाता है। लेकिन ये उस सूरत में है जिन लोगों के पास गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकेट का बेनिफिट नहीं है, तो उनको फिर इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी और उनके पास फिर डिफरेंट इंश्योरेंस के ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। और फिर जिस भी ऑप्शन के अंदर वो फॉल करते हैं, जिस क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरते हैं, उसके हिसाब से उनका इंश्योरेंस प्रीमियम निकलेगा और जिस लेवल की उनको इंश्योरेंस चाहिए उतना उनका फिर इंश्योरेंस प्रीमियम बनेगा और उनकी इंश्योरेंस की कॉस्ट आएगी। और फिर वो अगेन डिपेंड करता है कि किस टाइप की इंश्योरेंस है, क्या कवरेज है उसके अंदर, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर कवर हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कौन से जो है वो प्रिवेंटिव हैं, कौन से जो है वो प्रिवेंटिव में नहीं आते। फिर बहुत सारी चीज़ें और हैं, डिडक्टेबल कितना है, कोपे कितना है, तो ये सारी चीज़ों के हवाले से कॉम्प्लिकेशंस हैं और इन सारी चीज़ों के हवाले से देखना पड़ता है। और जो लोग यहाँ रहते हैं फिर उनको इन सारी चीज़ों के हवाले से समझना चाहिए और समझने की वो कोशिश उनको करनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग प्रॉपर तरीके से कर सकें। लेकिन मैं एक ओवरऑल आइडिया देने के हवाले से बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे इंश्योरेंस के हवाले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं जिनके हवाले से यहाँ रहने वालों को, यहाँ आने वालों को पता होना चाहिए, एक ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और फिर जब वो सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं तो उनको एक बेहतर आइडिया हो जाएगा।
अच्छा, इस तरह की ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात हो सकती है, बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं, खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ता है। जो लोग फ़िक्र करते हैं, जिनको इन सारी चीज़ों के हवाले से, अपनी ज़ात के हवाले से, अपने मामलात के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, वो बच्चे किस तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है, वो माशरे में क्या चीज़ें देख रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, क्या चीज़ें सीख रहे हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से उनको ख्याल करना पड़ता है, ख्याल करना चाहिए और उन सारी चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। अच्छा, ओवरऑल अगर यूएसए की लाइफ के हवाले से बात करें तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, चाहे वो छोटे तबके के लोग हैं, कम इनकम वाले लोग हैं, चाहे वो बड़ी इनकम वाले लोग हैं, बड़े तबके के या बड़ी इनकम कैटेगरी के अंदर अगर वो फॉल करते हैं, चाहे उनकी बात करें, तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नजर आता है कि वो सबका बेहतर है। ऑब्वियसली जो इलीट क्लास है, जो हाई क्लास है, उनका एक डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, उनका लिविंग स्टाइल, उनके लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या गरीब तबके की बात करें तो उन सबके पास एक जैसी सहूलतें देखने को मिलती हैं। उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक ही तरह से मोर और लेस देखने को मिलता है। बाकी पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, उनकी अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से, उनकी अपनी जो भी उनके अपने मामलात हैं उनके हिसाब से वेरी कर सकता है। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल बात करूं तो जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सबका एक जैसा देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबके पास किसी ना किसी तरीके से वो सहूलतें आ जाती हैं, चाहे वो अपनी इनकम के थ्रू ले लें, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं जिसमें फूड स्टैम्प है, मेडिकेड है। अगर इस तरह की सहूलतें, इस तरह के बेनिफिट्स उनको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं तो वो अपनी ज़रूरियात इन चीज़ों से पूरा कर सकते हैं और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ यूएसए के अंदर अगर आप ये चीज़ देखें तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो तकरीबन तमाम लोगों का, इस कैटेगरी के लोगों का एक जैसा देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं होता कि अगर किसी की इनकम कम है तो उसके पास जो चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो ऐसा लगे कि यार बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। जैसे मैंने कहा, पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली या उनके जो अपने मामलात हैं उसके हिसाब से वो चीज़ वेरी कर सकती है। लेकिन उनके पास ये सहूलतें मौजूद होती हैं कि वो अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं, वो सहूलतें यहाँ पे मुयस्सर हैं। और अगर किसी भी वजह से वो सहूलतें वो खुद बाय नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट की तरफ से वो बेनिफिट्स की सूरत में उनको फराहम कर दी जाती हैं। तो ओवरऑल ये एक अच्छी चीज़ है और इसके और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसको डिटेल में देखा जाया जा सकता है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अच्छा यार, ये कुछ चंद एक चीज़ें थी जिनके हवाले से मैंने बात की, लेकिन उसके बावजूद वीडियो अच्छी खासी आई थिंक लंबी हो गई है। तो अभी तक जो चीज़ें ओवरऑल जहन में आई और वक्त ने जितनी इजाज़त दी या जितना मुझे मौका मिला या जो चीज़ें मुझे अभी समझ में आ रही हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बात हो सकती है और मैं इन सारी चीज़ों के हवाले से या इससे रिलेटेड या कुछ और चीज़ों के हवाले से बात करता रहता हूँ। और मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर मैंने कंपैरिजन के साथ बात की है और डिफरेंट चीज़ों के हवाले से आइडिया देने की कोशिश की है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और ज़्यादा चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन लेने में, मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है उसके हवाले से जानने में, तो आप चैनल के ऊपर जाके और वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी फ्यूचर में अगर कभी मौका मिला या किसी भी चीज़ के हवाले से अगर कोई और इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी शेयर करता रहूँ। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर आप शेयर करना चाहते हैं किसी के साथ तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।